अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का, नर्सिंग प्रोसेस, जिसके हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे, जिसको जस्ट हमने इनलिस्ट किया था। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेलुएशन। ठीक है, ये 5 स्टेप्स हमने इनलिस्ट किए थे। इसमें से हमने फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया था असेसमेंट। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट करना है। तो असेसमेंट का हमने एक स्टेप कर लिया था, कलेक्शन ऑफ डाटा। ये हमने कंप्लीट कर लिया था पोर्शन लास्ट लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे इसके फर्दर जो 3 स्टेप्स रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, वैलिडेशन ऑफ डाटा एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा नर्सिंग प्रोसेस का। ठीक है, इसके अलावा एक हमारा क्वेश्चन रह गया था, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक असेसमेंट का, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं, इसके बाद बाकी हम अपने 3 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। तो ये जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो आपने इसको भी मार्क कर लेना है। तो इसकी जो बेसिक टाइप्स हैं वो हैं 4: इनिशियल असेसमेंट, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट एंड टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। ठीक है, तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि हर टाइप की आपने बताना है कि उसको हम किस टाइम पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे इनिशियल असेसमेंट है, इसका क्या टाइम है, उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है, और इसकी आपने साथ एग्जाम्पल कर लेनी है। ठीक है, इस तरह हम सारी टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट। अब इनिशियल वर्ड से आपको शो हो रहा होगा कि इसको हम कब परफॉर्म करते हैं। जैसे ही कोई पेशेंट हमारे पास किसी भी हेल्थ केयर एजेंसी में या हॉस्पिटल में एडमिट होता है ना, तो उसी टाइम पे जो हम असेसमेंट करते हैं वो होती है इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद इसका पर्पस क्या होता है, टू इस्टेब्लिश अ कंप्लीट डेटाबेस। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। डेटाबेस क्या होता है कि जो पेशेंट से रिलेटेड सारा डाटा होता है ना, उसकी हेल्थ हिस्ट्री, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन, उसकी लैब रिपोर्ट्स, सारा जो डाटा बन रहा होता है उसको हम कहते हैं डेटाबेस। ठीक है, तो उसको हम जब हमने इस्टेब्लिश करना हो तब हम करते हैं इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट। जब कोई पेशेंट एडमिट होता है तो उस टाइम पे जो हम उसकी असेसमेंट करते हैं वो होती है इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड टाइप है असेसमेंट की, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। ये हम कब करते हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस इंटीग्रेटेड विद नर्सिंग केयर। ठीक है, कि जब हम एक पेशेंट जब एक एडमिट हो गया है, उसकी हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। हम साथ साथ जो उसकी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके उसकी असेसमेंट कर रहे होते हैं किसी भी स्पेशल सिस्टम के से रिलेटेड, तो उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि जब हमने किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना हो, उसको डिटरमिन करना हो, ठीक है, तब हम करते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। जैसे कि अब इसकी एग्जांपल दी हुई है कि हमने किसी एक स्पेसिफिक पेशेंट है हमारे पास, कोई भी आप ले लें, किसी भी सिस्टम की उसको डिजीज है, तो हमने उसकी जब इनटेक चेक करना हो, उसका आउटपुट चेक करना हो, तो हम एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उसकी हम प्रॉपर असेसमेंट कर रहे हैं। जैसे कि अब डॉक्टर कहते हैं कि आपने इस पेशेंट की बीपी मॉनिटरिंग करनी है 4 आवरली, ठीक है, 5 आवरली, तो ये क्या कर रहे हैं, हम उसके एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हुए उसकी असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बीएसआर मॉनिटरिंग करते हैं कुछ पेशेंट की। तो इस तरह जो हम एक स्पेसिफिक सिस्टम से रिलेटेड हम फोकस्ड फॉर्म में उसकी असेसमेंट करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप है इसकी इमरजेंसी असेसमेंट। ये हम कब परफॉर्म करते हैं, ड्यूरिंग एनी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल क्राइसिस ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, कोई भी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट होगी है तब हम ये असेसमेंट करते हैं। जैसे कि अब इसका पर्पस क्या होता है, टू आइडेंटिफाई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, टू आइडेंटिफाई न्यू और ओवरलुक प्रॉब्लम्स। ठीक है, कोई भी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन को हमने आइडेंटिफाई करना हो तब हम करते हैं इमरजेंसी असेसमेंट। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे हम कोई भी पेशेंट है वो कार्डियक अरेस्ट में चला गया, ठीक है, या फिर उसको कोई ना कोई अटैक हो गया, शोक में चला गया, तो हम उसकी जो रैपिड असेसमेंट करते हैं, उसकी एबीसी में जो इसका होता है एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, उसके स्टेटस को असेस करते हैं। तो ये हमारे पास टाइप होती है इमरजेंसी असेसमेंट की। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे है टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। ठीक है, टाइम लैप्स मतलब कि हम कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ्स के बाद एक पेशेंट की दोबारा असेसमेंट करते हैं। अब इसकी यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि किस टाइम पे करते हैं, सेवरल मंथ्स आफ्टर इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, जब हमारे पास पेशेंट एडमिट हुआ था उसके सेवरल मंथ्स बाद वो दोबारा हमारे पास आया फॉलोअप के लिए, तो हम उस टाइम पे जो असेसमेंट करते हैं वो होती है टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है कि हमने कंपैरिजन करना होता है।
जो इनिशियल टाइम पे उसकी जो भी फाइंडिंग्स थी उसको हमने कंपेयर करना होता है, जो हमारे पास वो अब आया है ना आफ्टर सेवरल मंथ्स। तो हमने दोनों को जब कंपेयर करना हो, दोनों उस स्टेटस को हमने कंपेयर करना हो, उनकी बेसलाइन को कंपेयर करना हो, तब हम करते हैं टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दी हुई है, रीअसेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स इन अ होम केयर और आउट पेशेंट सेटिंग और इन अ हॉस्पिटल और एट अ शिफ्ट चेंज। ठीक है, कि जब हम किसी भी पेशेंट की रीअसेसमेंट करते हैं आफ्टर सेवरल मंथ्स या आफ्टर कुछ टाइम पीरियड, तो तब हम क्या करते हैं, टाइम लैप्स रीअसेसमेंट करते हैं। अब वो किसी होम सेटिंग पे भी हो सकती है, किसी क्लिनिक पे हो सकती है, किसी हॉस्पिटल पे हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 बेसिक टाइप्स थी असेसमेंट की, ये आपने अच्छे से करनी है। उसके बाद हम मूव करते हैं, हमारा जो सेकंड स्टेप था असेसमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ये आपने अच्छे से सुन लिया होगा लेक्चर और समझ भी लिया होगा कि कलेक्शन में हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डाटा कलेक्ट करने के। ठीक है, इसमें हम पूरा डाटा जो है वो ले लेते हैं, पेशेंट से कलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, हमने जो डाटा लिया होता है ना उसको हमने ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, ताकि जो नर्स है उसको भी मुश्किल पेश ना आए कि जो डाटा बिखरा होता है सारा, जो भी हमने उससे लिया होता है, उसकी हिस्ट्री ली होती है, उससे हमने जो भी क्वेश्चंस किए होते हैं वो सारे एक हमारे पास ना एक रैंडम फॉर्म में होते हैं। तो हमने उस सब डाटा को जो है ना ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं हमने इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है, इसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ मॉडल्स हमने यूज करने होते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं आज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अच्छा, द नर्सेज यूज अ रिटन और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइजेस द असेसमेंट डाटा सिस्टमेटिकली। ठीक है, अब जो नर्सेज हैं वो इसमें दोनों फॉर्मेट यूज कर सकती हैं, रिटन फॉर्म भी यूज कर सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी यूज कर सकती हैं कि वो किस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करती हैं। जैसे कि अब डाटा जो है पेशेंट का, उसमें हेल्थ हिस्ट्री भी होती है, उसमें उसकी असेसमेंट भी होती है, उसका पूरा डाटाबेस होता है जो भी हमने उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की होती है। तो उस पूरे डाटा को हमने अब सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि नर्सिस ने यूज करने होते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हैं कुछ कंसेप्चुअल मॉडल्स या फ्रेमवर्क्स। ठीक है, इसमें 3 से 4 मॉडल्स हैं जो कि नर्सिस यूज कर सकती हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है ना वो है जॉर्डन या फिर गॉर्डन हेल्थ पैटर्न। ठीक है, इसमें 11 हेल्थ पैटर्न आते हैं जिसके अकॉर्डिंग नर्सिस ने डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है। अब इसमें कौन कौन से 11 पैटर्न्स आते हैं ये आपने याद करने हैं, ये इसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जॉर्डन्स 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स। इसमें सबसे पहला जो पैटर्न है हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट। अच्छा, अब इसमें आपने इसको ऐसे याद करना है कि जो भी हमने डाटा लिया ना पेशेंट से, उससे सिस्टम से, उसके जो भी सिस्टम से रिलेटेड, तो हमने उसको इसी हेडिंग के अंदर पुट करना होता है। ठीक है, जैसे हमने पूछा पेशेंट से कि उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कैसा है, उसकी हमने हिस्ट्री ली, उसकी हमने फिजिकल एग्जामिनेशन की, तो जो भी डाटा होगा ना न्यूट्रिशन से रिलेटेड वो हमने इस हेडिंग के अंदर उसको ऑर्गेनाइज कर देना। ठीक है, उसके बाद उसका मेटाबॉलिक जो है सिस्टम वो कैसा है, उसके बारे में जो भी हमने क्वेश्चंस किए वो हमने इसके अंदर लिख लेने हैं। इलिमिनेशन उसकी कैसी है, ठीक है, वो हमने इसमें अलग से हेडिंग दे देनी है। तो जो भी उसका पैटर्न से रिलेटेड डाटा होगा ना हमने उसी पैटर्न के अंदर उसका डाटा ऑर्गेनाइज कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पूरा डाटा होगा ना जो रैंडम था वो सारा ऑर्गेनाइज हो जाएगा सिस्टमेटिक वे में। तो हमने इस 11 पैटर्न्स को फॉलो करते हुए पेशेंट के डाटा को हमने ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, एक हमारे पास ये मॉडल है, ये फ्रेमवर्क है। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है ना, ओरम्स सेल्फ केयर मॉडल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ओरम सेल्फ केयर मॉडल के अकॉर्डिंग तो हमने इन 4 कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है। ठीक है, उसकी नीड्स की बेस पे जो भी हमने डाटा लिया होता है उसकी हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड, तो हमने इन सब में पुट करना होता है इन 8 कंपोनेंट्स के अंडर। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड मॉडल है रोए का, रोए अडेप्टेशन मॉडल। इसकी 4 कैटेगरीज हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल, सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है, उसके बाद रोल, फंक्शन और इंटरडिपेंडेंस। अब इन चारों के अंडर हमने जो भी डाटा लिया होता है, जो भी इसके अंडर आ रहा होता है वो हमने इसमें पुट कर देना होता है। ठीक है, लाइक एक पेशेंट का जो भी बॉडी के सिस्टम से रिलेटेड डाटा है, फिजियोलॉजिकल डाटा है, वो हम इसमें लिख देंगे फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट में। उसके बाद सेल्फ कंसेप्ट से रिलेटेड हमने डाटा लिया है वो इसमें लिख देंगे। रोल फंक्शन से रिलेटेड डाटा जो लिया है वो इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारा हमने इसको ऑर्गेनाइज कर लेना है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि जो रोय अडेप्टेशन मॉडल है ना उसके 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद सेल्फ कंसेप्ट, फिर रोल फंक्शन और फिर इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, इन सब में हमने उसके जो भी डाटा है ना उसको ऑर्गेनाइज कर देना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास थे इसके 3 से 4 बेसिक मॉडल्स। और यहाँ पे इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है जॉर्डन्स के जो हेल्थ पैटर्न्स है ना 11, कि जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक पेशेंट है मार्गरेट। ठीक है, उसका डाटा हमने लिया है, उसको हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है अकॉर्डिंग टू
जॉर्डन्स 11 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न्स। ठीक है, ये सारे हेडिंग दी हुई है उसके पैटर्न्स की, 11 हेल्थ पैटर्न। इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है उसकी हेल्थ परसेप्शन के बारे में, कि जो पर्सन है वो हेल्थ को कैसे परसीव करता है। तो जो भी हमने उससे क्वेश्चंस किए और जो उसने आंसर किए वो सारे हमने इसमें लिख देने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसका डाटा लिया न्यूट्रिशन से रिलेटेड, कि उसका जो न्यूट्रिशन है वो कैसी है, कैसा इंटेक है, कौन कौन सी उसकी हैबिट्स हैं, वो डाटा हमने इसमें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद इलिमिनेशन का हमने पूछा। ठीक है, कि उसका जो यूरिनरी सिस्टम है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, उसकी बावल मूवमेंट्स कैसी हैं, वो सारा हमने एग्जामिनेशन जो हमने की है वो इसमें लिख देनी है। इस तरह हमने जो भी पैटर्न से रिलेटेड डाटा लेना है ना, वो हमने हर हेडिंग के अंडर लिख देना है। तो ये हमारे पास पूरा डाटा जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद करना है। उसके बाद हमारे पास जो है कुछ और मॉडल्स हैं जो कि जस्ट आपने रीड करने हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक वो हमारे पास आ जाता है बॉडी सिस्टम्स मॉडल। ठीक है, इसमें हमने बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग जो डाटा लिया होता है ना, उसको हमने ऑर्गेनाइज करके इसको सब के अंडर लिख देना होता है। ठीक है, सिस्टम सिस्टम वाइज, बॉडी के सिस्टम वाइज। उसके बाद हमारे पास एक और मॉडल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, इसमें भी 5 नीड्स आती है हमारी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, ठीक है, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, तो इसमें भी हम इसको यूज करके डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पेशेंट का डाटा जो होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास थी इसकी कुछ थ्योरीज, कुछ मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स, जिसको यूज करके जो नर्सिस हैं वो डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। ठीक है, ये हमारे पास था इसका सेकंड स्टेप। थर्ड हम पढ़ते हैं आगे वैलिडेशन ऑफ डाटा। ठीक है, इसके इसमें हम क्या करते हैं, जो डाटा हमने लिया होता है, जो कलेक्ट किया होता है, जो गैदर किया होता है ड्यूरिंग असेसमेंट, उसको हम वैलिडेट करते हैं, डबल चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी लिखी हुई है डेफिनेशन, वैलिडेशन इज द एक्ट ऑफ डबल चेकिंग और वेरीफाइंग डाटा टू कंफर्म दैट इट इज एक्यूरेट एंड फैक्चुअल। ठीक है, जब हमने ये कंफर्म करना हो कि जो डाटा हमने लिया है वो एक्यूरेट है, वो फैक्चुअल है, तो तब हम क्या करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, अब इससे हमें क्या हेल्प मिलती है आफ्टर वैलिडेशन, इंश्योर दैट असेसमेंट इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। ठीक है, इसमें जो नर्सिस हैं वो ये इंश्योर करती हैं कि डाटा हमने लिया था ड्यूरिंग असेसमेंट वो कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा है वो दोनों आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये हमने इंश्योर करना होता है। उसके बाद कुछ हमारी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि ओवरलुक हो गई हो, जो रह गई हो, ठीक है, उसको हमने प्रॉपर ऑब्टेन करना है, कंफर्म कंफर्म करना है कि जो कुछ रह गया है उसको हमने दोबारा डाटा उससे ले लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन क्यूज एंड इन्फरेंसेस। अच्छा, अब हम ये देखते हैं क्यूज क्या होते हैं और इन्फरेंसेस क्या होते हैं। इसको भी हमने मेक श्योर करना होता है कि दोनों आपस में मैच करने चाहिए। जैसे अच्छा, अब क्यूज क्या होती हैं, क्यूज आर द सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय द नर्स। ठीक है, क्यूज का मतलब मैं आपको बताऊं सिंपल वर्ड्स में, तो ऐसे कुछ ये इशारे होते हैं या ऐसा डाटा होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा, जो कि नर्स ऑब्जर्व करती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व करती है। ठीक है, पेशेंट से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं क्यूज। ठीक है, और दूसरा क्या है, इन्फ्रेंसेस, कि ऐसा डाटा जो या फिर ऐसी इंटरप्रिटेशन जो नर्स करती है आफ्टर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि नर्स ने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व जो करती है वो क्या होता है, क्यूज होते हैं। ठीक है, उसने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो पेशेंट का इंसिजन है ना, जो उसका वूंड है वो रेड है, हॉट है एंड स्वोलन है। ठीक है, ये उसने ऑब्जर्व किया, तो ये क्या होंगे, क्यूज होंगे। ठीक है, उसके बाद अब उसने क्या इंटरप्रेट किया है, क्या नतीजा निकाला है, कि जो उसका इंसिजन है या जो उसका वूंड है वो इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं ना, कि जब कोई भी वूंड जब रेड हो, हॉट हो, स्वोलन हो, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन है, तो आपस ही में मैच करने चाहिए। ठीक है, कि जो नर्स ने ऑब्जर्व किया है और जो नर्स ने इंटरप्रेट किया है वो दोनों आपस में मैच होने चाहिए, क्यूज और इन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो इन दोनों को जब हमने कंफर्म करना हो, तो इसमें अभी हम क्या करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसेस होता है वैलिडेशन का। उसके बाद आपने क्या करना है, आगे डाटा को डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, डाटा को डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है, जिसमें हम पूरा डाटा जो लिया होता है वो हमने डॉक्यूमेंट करना होता है। अब ये क्यों जरूरी होता है डॉक्यूमेंटेशन, ये आगे हम देखते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। टू कंप्लीट द असेसमेंट फेज द नर्स रिकॉर्ड्स क्लाइंट डाटा। ठीक है, आफ्टर जब हम पूरे असेसमेंट कर लेते हैं, डाटा कलेक्ट कर लिया हमने, ऑर्गेनाइज कर लिया हमने, वैलिडेट कर लिया, अब हमने लिखना होता है, उसको डॉक्यूमेंट करना होता है पेज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इज असेंशियल एंड शुड इंक्लूड ऑल डाटा कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। ठीक है, अब ये हमारे पास जो स्टेप है ना डॉक्यूमेंटेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्लाइंट के जो हेल्थ से के स्टेटस के रिलेटेड जो डाटा लेना लिया होता है वो हमने सारा इसमें राइट डाउन करना होता है। ठीक है, और हमने मेक श्योर करना होता है जो डाटा हमने लिया है वो एक्यूरेट हो, वो फैक्चुअल हो,
उसके बाद हमने इसको डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक नर्स है, उसने ये रिकॉर्ड किया है कि जो पेशेंट है उसका क्या इनटेक है। ठीक है, उसने ब्रेकफास्ट में क्या लिया था। अब यहाँ पे क्या मेंशन है, कॉफी 240 ml, जूस 120 ml, 1 एग एंड 1 स्लाइस ऑफ टोस्ट। ठीक है, अब ये कितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन एक नर्स ने की है। और हमने ऐसे ही करनी होती है, रादर देन एज एपिटाइट गुड। हमने ये नहीं लिखना कि अच्छा उसने नाश्ता में ये खाया था तो मतलब उसकी जो एपिटाइट है वो गुड है। हमने जजमेंट नहीं करनी। हमने जो भी उसकी वर्डिंग थी, जो भी उसने वर्बलाइज किया, उसके वर्ड्स में हमने डाटा को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक गुड मेथड होता है डॉक्यूमेंटेशन का, कि हमने जो भी पेशेंट ने वर्बलाइज करना है, जो भी उसने बताना है, हमने उसी की वर्डिंग के अकॉर्डिंग जो है वो डाटा को लिखना होता है, डॉक्यूमेंट करना होता है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि जो उसके मीनिंग होते हैं, उसके जो बोलने के अंदाज से हम ये नहीं जज करना कि हमने उसने जो बताया है उसको अपनी वर्डिंग में लिख दें। ठीक है, हमने हमेशा जो भी उसने बताया होता है उसको हमने रीस्टेट करके दोबारा उसी की वर्डिंग में लिखना होता है। ठीक है, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एक्यूरेट हो, वो फैक्चुअल हो। तो ये हमारे पास क्या थे, इसके 4 स्टेप्स थे असेसमेंट के, जो कि हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट पढ़ लिए। ये मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि आपने इसको कैसे समराइज करना है। ये हमारे पास क्या था, पूरा चैप्टर असेसमेंट का। इसमें हमने 4 स्टेप्स पढ़े, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, वैलिडेशन ऑफ डाटा एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, अब आपने इसके कीवर्ड्स बना लेने हैं कि जो कलेक्शन है उसमें हम क्या क्या मेथड्स को जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू के थ्रू कर सकते हैं और एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने करना होता है डाटा को ऑर्गेनाइज। इसमें हम डिफरेंट मॉडल्स को, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल था हमारे पास जॉर्डन्स हेल्थ पैटर्न, उसके बाद ओरम सेल्फ केयर मॉडल और रोय अडेप्टेशन मॉडल। ठीक है, इसको हमने याद करना है। उसके बाद हमने क्या किया, डाटा को वैलिडेट किया। ठीक है, इसमें आपने याद करना है कि जो हमने क्यूज और इन्फ्रेंसेस है ना उसको आपस में रिलेट करना होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। डबल चेक करना होता है, इसमें वेरीफाई करना होता है डाटा को। उसके बाद जो लास्ट स्टेप हमारे पास क्या क्या था डॉक्यूमेंटेशन का, इसमें हमने डाटा को एक्यूरेट और फैक्चुअल फॉर्म में राइट करना होता है या डॉक्यूमेंट करना होता है। ठीक है, उसकी पेशेंट की अपनी वर्डिंग्स में जो भी उसने वर्बलाइज किया होता है उसको उसी वे में डॉक्यूमेंट करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो पूरा एक स्टेप था नर्सिंग प्रोसेस का असेसमेंट वाला वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला स्टेप नर्सिंग प्रोसेस का, डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर आपने अच्छे से रीड करना है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या कुछ आपको समझ ना आए तो आपने मुझसे ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।